अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 17 10th क्लास केमिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये आपके सिलेबस का जो चैप्टर है वो चौथा है। तो इस चैप्टर में से आपका जो एनुअल एग्जाम है उसमें 2 शॉर्ट आने हैं और एक एमसीक्यूज आने, तो कुल मिला के आपका चैप्टर 5 नंबर का है। तो एम चैप्टर है, अभी हम चैप्टर नंबर 17 को स्किप कर रहे हैं, यानी तीसरे चैप्टर को, क्योंकि उसमें से सिर्फ एक शॉर्ट आना और एक एमसीक्यूज आना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान चैप्टर है, इंशाल्लाह आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। चलें, देखो यार, अभी हमने कहा कि ये पेपर के लिहाज से 5 नंबर का आपका क्वेश्चन है। तो अगर हम ना पहला आपका पोर्शन देखें शॉर्ट क्वेश्चन वाला, पहले 2 चैप्टर करें और ये तीसरा चैप्टर करें, आपका ये जो पोर्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो देखो हमारा जो न्यू चैप्टर है ना उसका नाम है रिएक्शन काइनेटिक्स। क्या नाम है भाई? रिएक्शन काइनेटिक्स। देखो यार, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए इस लफ्ज काइनेटिक्स का क्या मतलब है। देखो, काइनेटिक्स का मतलब होता है किसी भी चीज की स्पीड को स्टडी करना, किसी भी चीज की रफ्तार है ना, रफ्तार, उसका मुताला किया जाएगा तो वो क्या होगी? काइनेटिक्स। बेसिकली ये फिजिक्स की एक शाख है। किसकी शाख है भाई? फिजिक्स की। तो काइनेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? किसी भी चीज की स्पीड को पढ़ते हैं, यानी किसी भी चीज की रफ्तार को पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन काइनेटिक्स है, तो जाहिर बात है हम केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, तो रिएक्शन काइनेटिक्स का क्या मतलब होगा? हम किस चीज की रफ्तार को, हाँ, केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को पढ़ेंगे तो वो क्या होगी? रिएक्शन काइनेटिक्स होगी। सब हम क्या पढ़ने वाले हैं अभी रिएक्शन काइनेटिक्स में? किसी भी केमिकल रिएक्शन की रफ्तार। अब ये जो केमिकल रिएक्शन की रफ्तार होती है ना, इसको केमिस्ट्री में इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल की जाती है, रेट ऑफ रिएक्शन। भाई, किसी भी केमिकल रिएक्शन की जो रफ्तार होती है उसके लिए कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन। तो जहां भी केमिस्ट्री में लफ्ज रेट ऑफ रिएक्शन है तो आप क्या समझेंगे? उस केमिकल रिएक्शन की रफ्तार, उस केमिकल रिएक्शन की रफ्तार। चलें, तो हमने अभी सीखा कि भाई रिएक्शन काइनेटिक्स का मतलब होता है किसी भी रिएक्शन की स्पीड, किसी भी रिएक्शन की रफ्तार। और केमिस्ट्री में हम इसके लिए कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। हमने कहा कि भाई स्पीड एट विच रिएक्शन टेक प्लेस, यानी वो रफ्तार जिस पर कोई रिएक्शन वकूअ पजीर होता है उसको हम क्या कहते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। तो आपका ये शॉर्ट सवाल बन सकता है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो उर्दू वाले ये लिख सकते हैं कि भाई वो रफ्तार जिससे रिएक्शन वकूअ पजीर होता है, या जिस पर कोई रिएक्शन वकूअ पजीर होता है। और इंग्लिश वाले ये लिख सकते हैं कि भाई स्पीड एट विच रिएक्शन टेक प्लेस को हम क्या कह देते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। चलें, अब देखो यार, ये तो था इस चैप्टर का छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो जो बहुत अहम टॉपिक है ना इस चैप्टर का वो है कोलिजन थ्योरी। क्या है भाई? अब देखो, थ्योरी नजरिए को कहते हैं, आपने जो 9th की बायो थी उसमें भी पढ़ा था। ठीक है, तो लफ्ज यहाँ कोलिजन आया हो तो इसको समझेगा आप। देखो, कोलिजन का मतलब होता है आपस में टकराना। तो जाहिर बात है कि केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स आपस में टकराएंगे या पार्टिकल आपस में टकराएंगे। ठीक है, कोलिजन का मतलब टकराना। क्या करना भाई? टकराना। देखो यार, ये है ना मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पड़े हुए हैं, ये एक मॉलिक्यूल, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये आपस में टकराएंगे, ये आपस में टकराएंगे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोलिजन। अब देखो, कोलिजन थ्योरी क्या कहते हैं? कोलिजन थ्योरी कहते हैं जब भी कोई रिएक्शन वकूअ पजीर होता है, टेक प्लेस का मतलब क्या होता है भाई? वकूअ पजीर होना। क्या होना भाई? वकूअ पजीर होना। जब भी कोई रिएक्शन वकूअ पजीर होता है ना, तो मॉलिक्यूल्स आपस में टकराते हैं, मॉलिक्यूल्स आपस में। अब समझ आ रही है? जब भी कोई रिएक्शन, देखें मैं कह रहा हूँ ए और बी, ए और बी दो रिएक्टेंट है, ये क्या है भाई? ये आपस में टकराएंगे। ठीक है, टकरा के क्या बनाएंगे? हमारे पास कोई सी प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई सी प्रोडक्ट। तो कोलिजन थ्योरी भी यही कहते हैं कि जब भी कोई रिएक्शन वकूअ पजीर होता है तो मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, आपस में टकराते हैं। तो ईच अदर का मतलब आपस में टकराना। अब देखो यार, एक सवाल पैदा होता है कि हर कोलिजन, यानी जो हर मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, क्या वो रिएक्शन हमें प्रोडक्ट देंगे? दोबारा रिपीट करो, हमने कहा तो भाई कोलिजन थ्योरी क्या कहते हैं? जब भी कोई रिएक्शन वकूअ पजीर होता है तो मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं। तो यार सवाल ये पैदा होता है कि भाई जो हर मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, क्या हर मॉलिक्यूल हमें प्रोडक्ट देगा? ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर मॉलिक्यूल्स जो आपस में टकरा रहे हैं वो सारे के सारे हमें प्रोडक्ट नहीं देते। सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स हमें प्रोडक्ट देते हैं जो क्या, जिनकी कोलिजन क्या होती है? इफेक्टिव होती है। क्या होती है भाई? अब उर्दू में भी उसने यही टर्म इस्तेमाल किया और इंग्लिश में भी उसने। तो इफेक्टिव का मतलब होता है जो चीज असर करने वाली हो, जो चीज क्या करने वाली हो। तो आपने समझा कि भाई सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन से ही रिएक्शन होगा, यानी इफेक्टिव कोलिजन से ही हमें प्रोडक्ट
मिलेगा तमाम कोलिजन से हमें प्रोडक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ 100 मालिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं, कितने मालिक्यूल टकरा रहे हैं, तो 100 के 100 मालिक्यूल प्रोडक्ट नहीं देंगे, सिर्फ कौन देंगे, जिनमें कोलिजन क्या होगी, इफेक्टिव होगी। ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये है कि भाई वो कोलिजन जिनकी वजह से रिएक्शन पजीर होता है या जिन कोलिजन की वजह से हमें प्रोडक्ट मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। तो ये तो थी इफेक्टिव कोलिजन, तो ये आपका एक शॉर्ट सवाल रेट ऑफ रिएक्शन बन रहा था। दूसरा ये कोलिजन थ्योरी में एक शॉर्ट सवाल में पूछ सकता है आपसे, तो आपने ये लिखना है कि भाई जब भी रिएक्शन पजीर होता है तो मालिक्यूल आपस में टकराते हैं। ठीक है, फिर आपने इफेक्टिव कोलिजन का तस्करा करना है कि भाई वो कोलिजन जिसकी वजह से रिएक्शन पजीर होता है उसे क्या कहते हैं, इफेक्टिव कोलिजन। तो ये अभी आपका शॉर्ट सवाल बन सकता है। चले, तो मैं इसको एस क्यू से लिख रहा हूँ, तो एस से मुराद शॉर्ट और क्यू से क्वेश्चन। अच्छा चलो यार आगे देखो, रेट ऑफ रिएक्शन की समझ आ गई। देखो रेट ऑफ रिएक्शन उसने उर्दू में, इंग्लिश में भी रेट ऑफ रिएक्शन, उर्दू में भी, और अभी आपको समझा दिया रेट ऑफ रिएक्शन से क्या मुराद होती है, रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन की। तो यार याद रखना, हमेशा याद रखना, जो रिएक्शन की स्पीड होती है ना, रिएक्शन की स्पीड या रेट ऑफ रिएक्शन, उसका इन्हिसार, उसका एनएसआर यानी उसकी जो डिपेंडेंस होती है, उसका जो एनएसआर होता है वो हमेशा इफेक्टिव कोलिजन पर होता है। किसमें होता है भाई, जितनी ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगी उतना ज्यादा रिएक्शन की रेट होगा या रिएक्शन की रफ्तार होगी। अब देखो हमने ये तो समझ लिया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है या रिएक्शन की जो रफ्तार होती है उसके अनुसार किस चीज पर है, इफेक्टिव कोलिजन पे। अब इफेक्टिव कोलिजन के अनुसार किन बातों पे है, हमने ये तो कह दिया भाई इफेक्टिव कोलिजन पर है, तो इफेक्टिव कोलिजन के अनुसार किन चीजों पे, अब वो हम पढ़ने लगे, समझ आ रही है। तो देखो यार इफेक्टिव कोलिजन का ना अनुसार आपकी बुक के मुताबिक 4 चीजों पर है। कितनी चीजों पे है, उनमें से 3 हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे और अगली जो एक चीज है वो अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेक्चर। ठीक है, बिल्कुल आसान है, और ये आपके शॉर्ट में ही आएंगे क्योंकि चैप्टर में से लॉन्ग नहीं है ना। ये जरूरी नहीं आप किताब वाला लिखें, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट बिठा लें, आप खुद लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारी चीज है वो क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम। भाई कोई भी वॉल्यूम है, देखो ये मैंने बनाया हुआ, ये क्या है, कोई वॉल्यूम समझ लो इसको। वॉल्यूम क्या होता है, जो चीज जितनी जगह घेरती है, जो चीज जितनी जगह घेरती है उस चीज को हम उस चीज का क्या कहते हैं, वॉल्यूम कहते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने जितनी जगह घेरी है इनका क्या है, वॉल्यूम। नंबर ऑफ पार्टिकल का मतलब पार्टिकल की तादाद, पार्टिकल की। तो ये जो वॉल्यूम है इसको हम यूनिट वॉल्यूम कह देते हैं। इस यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल की तादाद कितनी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई यार इधर ना ये जो मेरे पास वॉल्यूम है इसमें पार्टिकल्स की तादाद 40 है। वैसे ही बहुत ज्यादा होते हैं, आपको पता है कि एक डॉट भी हो तो एक डॉट में भी पार्टिकल्स मिलियंस में होते हैं, लेकिन हम समझने के लिए कह रहे हैं यहाँ कितने पार्टिकल हैं, 40 है। तो जो पार्टिकल की तादाद होती है ना वो इफेक्टिव कोलिजन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या होती है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपको पहले भी समझाया हुआ है कि भाई अगर पार्टिकल की तादाद बढ़ेगी, अगर पार्टिकल की तादाद बढ़ेगी तो इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगी। अगर पार्टिकल की तादाद बढ़ेगी तो फिर इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगी, और अगर पार्टिकल की तादाद कम होगी तो इफेक्टिव कोलिजन भी कम हो जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ 40 पार्टिकल थे, कितने थे, ठीक है, और दूसरा मैं बनाता हूँ इतना वॉल्यूम रखता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई इस वॉल्यूम में ना 100 पार्टिकल हैं, कितने हैं भाई। अब मुझे आप लोग बताएं कि भाई इसमें इफेक्टिव कोलिजन ज्यादा होगी या इसमें ज्यादा होगी, 100 वाले में ज्यादा। तो जितने पार्टिकल की तादाद ज्यादा उतनी इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा, और जितने पार्टिकल की तादाद कम इफेक्टिव कोलिजन भी कम। अच्छा चलें, तो ये पहला फैक्टर था या पहली चीज थी जिस पर इफेक्टिव कोलिजन के अनुसार था। अब दूसरी चीज भी बिल्कुल आसान है, दूसरी चीज है वो है फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन। इंग्लिश में भी उसने फ्रीक्वेंसी लिखा है, उर्दू में भी उसने फ्रीक्वेंसी लिखा है। फ्रीक्वेंसी होती क्या है, फ्रीक्वेंसी ना बेसिकली 1 सेकंड में टकराने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद होती है। फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, 1 सेकंड में टकराने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद, 1 सेकंड में टकराने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद को क्या कहते हैं, हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो उम्मीद है आपको फ्रीक्वेंसी समझ आ गई। तो फ्रीक्वेंसी भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी, इफेक्टिव कोलिजन। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में टकराने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद। तो जितनी, ये भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उतनी इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा। जारी बात है ना। ठीक है, बेसिकली उससे रिलेटेड है, जो ऊपर वाला फैक्टर है ना उसी से क्या है रिलेटेड।
तो जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतनी इफेक्टिव कोलिजन भी ज्यादा, और जितनी फ्रीक्वेंसी कम होगी उतनी इफेक्टिव कोलिजन भी कम कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है ना, जरूरी नहीं आप किताब वाला रट्टा लगाएं, आप खुद भी देख सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। आगे देखें, बिल्कुल आसान चीज है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। तीसरा फैक्टर क्या है भाई, पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी। पिछले चैप्टर में, पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की हरकत की वजह से होती है, वो एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की हरकत की वजह से होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और हमने ये भी पढ़ा था जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। क्या पढ़ा था हमने, काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यानी अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाओगे, अगर आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जाहिर बात है उनकी हरकत की रफ्तार भी क्यों बढ़ेगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी है ही हरकत की वजह से। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स की हरकत की रफ्तार भी बढ़ेगी, और अगर हरकत की रफ्तार बढ़ेगी तो इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ेगी। समझ आ रही है? तो आप इसको बिल्कुल तरतीब से लिख सकते हैं कि भैया अगर हम मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, अगर काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी हरकत की रफ्तार बढ़ जाती है, और हरकत की रफ्तार बढ़ने से इफेक्टिव कोलिजन भी बढ़ जाती है। तो आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसका नोट्स भी बना सकते हैं, इंशाल्लाह ये आपको मुस्तकबिल में काम आएंगे। बाकी एक चौथा फैक्टर है वो है एक्टिवेशन एनर्जी। कौन सा फैक्टर है भाई, एक्टिवेशन एनर्जी। हम उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे और थोड़ा डिटेल से पढ़ना है।